जी okay so first of all those of you who are with us from the starting of the classes, ठीक है, आज की क्लास हम सिर्फ ग्रामर टॉपिक्स के लिए रखने वाले हैं, एज आई सेड इन द अर्लियर क्लासेस. ठीक है, दिस इज द क्लास फॉर इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पार्ट 2 फॉर थर्ड सेमेस्टर. ठीक है, सो एंड दोज ऑफ यू हु आर न्यू विद अस, तो उनको मैं पहले बता दूं दैट हमने 3 यूनिट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. ठीक है, इस वाली क्लास में वी विल बी कवरिंग द ग्रामर सेक्शन एंड द एग्जाम पैटर्न ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आई थी कि एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस कैसे आएंगे या क्या कितने क्वेश्चंस आएंगे एटसेट्रा एटसेट्रा. तो विल बी कवरिंग दैट इन टुडेज क्लास प्लस द ग्रामर सेक्शन, क्योंकि ग्रामर आपकी आती है. ठीक है, यू हैव सजेस्टेड यूनिट्स फॉर ग्रामर जो जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो हम वो सारे के सारे ग्रामर पोर्शन कवर करेंगे. उसके अलावा यूनिट 5 हम नेक्स्ट क्लासेस के एंड जितना भी मटेरियल है, जो भी आपको पूरा मटेरियल चाहिए, यू कैन एक्सेस इट थ्रू द एक्सेस लिंक जो आपको अपनी स्क्रीन पे नीचे दिख रहा होगा. आई हैव आल्सो पब्लिश्ड इट इन द अनाउंसमेंट सेक्शन, जो आपके पब्लिश्ड वाले क्वेश्चन आंसर सेक्शन में आपको दिख जाएगा. ठीक है, तो एक्सेस लिंक के अंदर आपके पास सारा का सारा मटेरियल है विच इज रेलेवेंट एंड विच इज एक्चुअली इनफ. तो कोई बुक उसके लिए आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, बिकॉज आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि कई लोग काफी दूर दूर जगहों पे भी हैं एंड घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं. ठीक है, तो बुक्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है. दिस इज ऑल द मटेरियल विच यू नीड टू प्रिपेयर. ठीक है, उसके अंदर हर एक चीज मैंने ऑलमोस्ट एवरी सेक्शन एवरी पॉइंट कोई भी चीज छोड़ी नहीं है, तो फिर तुम्हें सारी के सारा मटेरियल मिल जाएगा. ठीक है, एंड जिन बच्चों ने मोस्टली बाहर से बुक्स खरीदी हों या फिर एसओएल के बाहर से ही बुक्स जो खरीदी होंगी, उसके अंदर भी इतना डिटेल में नहीं है. स्पेसिफिकली ग्रामर टॉपिक्स उसके अंदर बिल्कुल भी टच अपॉन नहीं कर रखे. उसके अंदर सारे के सारे सजेस्टेड रीडिंग्स नहीं दे रखी. ठीक है, तो इट इज फीजिबल कि आप ये वाला मटेरियल डाउनलोड करके रखो इस लिंक के ऊपर जो अवेलेबल है पूरा का पूरा. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लिंक एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Okay, and at the end of the class there is also one more announcement regarding the rescheduling of the next class. Okay, so I will tell you the timings and the date at towards the end of the class, जब class खत्म होने वाली होगी. तो you can also suggest कि आपको reschedule कब करनी है, but I have a date in mind, so I will be telling you guys those two, that too. Okay, ठीक है, एंड या वन मोर थिंग दैट दिस लिंक जब आपकी क्लासेस एंड हो जाएंगी, इट इज सपोज टू बी एंडिंग इन सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर. ठीक है, जब पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एंड क्लासेस एंड हो जाएंगी, उसके एक वीक आगे तक ही ये लिंक के ऊपर सारा मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा. ठीक है, तो आपके पास एक वीक का टाइम होगा कि आप सारा का सारी चीजें उधर से डाउनलोड करके अपने पास रख सको. Okay. And if you do have any questions regarding anything, regarding the syllabus, regarding the link, regarding the material, you can write in the question answer section. मैं last के 15 minutes में I will be going through that through your questions. ठीक है, filtering your questions and going through and I will try to answer all the questions. Okay, so let's start with the grammar and vocabulary topics जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर हमेशा आते हैं in the form of fill in the blanks, and it is actually very important also. और ये सारे के सारे topics are actually divided within your units. ठीक है, for example, action verbs and active passive voices is from your first unit which was understanding life narratives. ठीक है, understanding life narratives के अंदर हमने biographies पढ़ी थी. ठीक है, हमने बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज, जर्नल्स, डायरीज, इन सब आर्टिकल्स, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था. तो उसके अंदर ये दो मेन ग्रामर की चीजें काम आती हैं, इसलिए वो उस यूनिट के अंदर आते हैं, ये दो टॉपिक्स, विच इज एक्शन वर्ब एंड एक्टिव पैसिव वॉइसेस. देन देयर इज डेनोटेशन एंड कॉनोटेशंस, which is relevant for your exploring the poetry part, क्योंकि जब मैंने poetry section कंप्लीट किया था तो उसके अंदर मैंने आपको दो टर्म्स बताए थे, विच वाज मेटाफोरिकल एंड लिटरल मीनिंग्स. ठीक है, तो मीनिंग की बात हमने करी थी, मीनिंग कैसे निकलते हैं पोइट्रीज के, तो that is the same thing which is denotation and connotation. Then there is direct, indirect speeches, phrases, idioms, tone and register, punctuations. ये सारे के सारे आपके बाकी जो यूनिट्स है, ड्रामा, नोवेला एंड द अकेडमिक ऐसे वाला जो यूनिट 5 है, उसके अंदर डिवाइडेड है सारे के सारे ग्रामर टॉपिक्स. ठीक है, तो विच इज वेरी फीजिबल, जो तुम्हें काम भी आएंगे, बिकॉज
इन दिस पेपर, क्योंकि नाउ यू आर इन सेकेंड सेमेस्टर एंड आई बिलीव कि तुमने पहले भी इंग्लिश लिटरेचर का पेपर दिया होगा, ठीक है, विच वॉज वेरी इजी, मतलब पेपर बहुत इजी आता है, बट आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग है या आपको कंसेप्ट्स कितने क्लियर है उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो सजेस्टेड रीडिंग्स हैं वो सिर्फ आपको हेल्प करेंगी उन कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हमने लाइफ नरेटिव्स पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी और मेमोर, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तो ये कंसेप्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। एंड उससे रिलेटेड मैंने सजेस्टेड रीडिंग्स को भी डिवाइड किया था कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज आर्टिकल है, कौन सी चीज जर्नलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा हमने लाइफ नरेटिव्स में फ्री राइटिंग की बात करी थी, तो वो कि फ्री राइटिंग क्या होती है एंड क्यों करनी चाहिए फ्री राइटिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ओके। और आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने की ज्यादा जरूरत है इन दिस सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि ओके आपका लाइफ नरेटिव्स अगर पूरा का पूरा टॉपिक है तो उसके अंदर क्या क्या आता है, जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। पोइट्री वाला सेक्शन है तो पोइट्रीज कितने तरीके की होती है, क्या क्या कैसे यूज होता है, उनके पोइट्रीज लिखी कैसे जाती है, उसके अंदर अगर पोइट्री आपके अनसीन पैसेज के अंदर आती है तो आपको उसे अंडरस्टैंड करना, उसका मीनिंग निकालना आना चाहिए, ठीक है। ड्रामा वाला सेक्शन के अंदर हमने डिफरेंट ड्रामास पढ़े थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामास पढ़े थे कि कितने तरीके के होते हैं, ड्रामा कैसे लिखा जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं ड्रामा के अंदर, ठीक है। वैसे ही हम फिक्शन के अंदर नॉवेल्स, नोवेला, फिक्शन पार्ट करेंगे विच इज टोटली इमेजिनेटिव स्टोरीज, ठीक है। तो फिक्शनल स्टोरीज हम देखेंगे, नोवेलास देखेंगे, एंड एकेडमिक एसेज, एकेडमिक पेपर के अंदर हमने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डिस्कस किया हुआ है, लाइफ नरेटिव्स के अंदर किया था वो। तो वैसे ही एकेडमिक पेपर अगर आपको लिखना हो या कोई रिसर्च पेपर लिखना हो तो उसका फॉर्मेट क्या होते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटर के फॉर्मेट्स, रिपोर्ट का फॉर्मेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, ठीक है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें टेंशन इसी चीज की होती है कि एग्जाम में क्या आएगा, तो एग्जाम में सिर्फ तुम्हारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, उसी चीज को देखने के लिए वो लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्रामर पार्ट टुडे, ठीक है। आज हम ग्रामर पूरा खत्म कर देंगे क्योंकि दीज आर वेरी सिंपल कंसेप्ट्स। अब ग्रामर कोई भी तुम्हें स्क्रैच से नहीं पढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन दीज आर द कंसेप्ट जिससे तुम्हें एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ठीक है ये चीजें क्या क्या होती हैं, ठीक है। ग्रामर तुम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो तो थोड़ी सी चीजें तो तुम्हें पता ही होंगी, नाउन्स क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंसेप्ट से थोड़े और क्लियर करने के लिए आज की मैंने क्लास रखी है ऑफ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रामर, ठीक है। ओके, the first topic for your grammar was the action verbs, ठीक है। अब action verbs obviously इसका नाम जो है वही बताता है कि what does it denote, ठीक है। An action verb is a verb जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हो, ठीक है। लाइक अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग, ओके, तो टीचिंग इज एन एक्शन वर्ब, कुछ एक्शन हो रहा है, वो किसी चीज को डिस्क्राइब करता है कि क्या हो रहा है। उससे पहले वर्ब, एक्शन वर्ब पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए वर्ब क्या होता है। वर्ब कोई भी ऐसा वर्ड होता है जो उस किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा होता है, उसका एक्शन, उसका एग्जिस्टेंस, उसका अकरेंस, कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ठीक है, क्या कब कैसे। तो ये सारी चीजें वर्ब्स में आती हैं, ठीक है। वर्ब मतलब कि एक डूइंग वर्ड होता है वो, कि कुछ करना है, कोई एक्शन, कोई इवेंट किस स्टेट में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वर्ब्स होती हैं। तो एक्शन वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, जो कि हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एन एक्शन, लाइक रन, जंप, किक, ईट, ठीक है, स्माइलिंग, थिंकिंग, क्राइंग। तो ये सारे के सारे आर द एक्शन वर्ब्स जो हमें यूज करने होते हैं एक सब्जेक्ट के एक सेंटेंस के अंदर। अब हमें नॉर्मल अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है, ठीक है। तो वी हैव अ सब्जेक्ट, we have an action verb, उसके बाद and the rest of the sentence जो पूरा का पूरा हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। तो एक एक्शन वर्ब का सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ड आएगा, ठीक है। Okay, so these are some examples of the action verbs. For example, the man must have eaten 5 hamburgers, ठीक है। तो man जो है यहाँ पे वो सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ब आएगा which is must have eaten, यानी कि कुछ ना कुछ खा रहा है वो, must have eaten 5 hamburgers, ठीक है। या Marilyn mailed the letters, Marilyn सब्जेक्ट है, then mailing is the action word, action verb, ठीक है, कि वो कुछ ना कुछ कर रही है, she has mailed the letter,
तो द लेटर आगे हमारा पूरा सेंटेंस कवर हो रहा है कि ठीक है कहाँ पे जा रहा है. फॉर एंड अनदर सेंटेंस वुड बी कलरफुल पैरट्स लिव इन द रेन फॉरेस्ट. तो कलरफुल पैरट्स इज द सब्जेक्ट कि कौन क्या कर रहा है. दे आर लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट. ठीक है, समझ आया? आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ग्रामर को समझाना, बिकॉज आई विल बी यूजिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है, तो आई हैव ट्राइड to cover all the topics and all the examples जो तुम्हारे लिए बहुत important हो. So if that is not clear, you can obviously ask. ठीक है, मैं लास्ट के 15 मिनट्स में I'll see कि कौन कौन से मेन टॉपिक्स तुम्हें नहीं समझ आए हो. ठीक है, जो important होंगे I'll explain it again. So don't worry about that. Okay, then there is active and passive voices. ठीक है, active passive voices हमने बहुत पहले करी होंगी. You must be confused कि हाँ ठीक है हमने वर्ड्स तो सुने हैं ये एक्टिव पैसिव वॉइसेस, बट हमें पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली क्या होता है. ठीक है, सो दीज एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस. एक्टिव वॉइस का मतलब होता है उस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट होता है. ठीक है, इट इज एक्टिंग अपॉन इट्स वर्ब. ठीक है, मतलब इट ऑब्वियसली हैज अ वेरी डायरेक्ट एंड क्लियर टोन. एकदम डायरेक्टली और क्लियर सी टोन होती है इन द एक्टिव वॉइसेस. तो मोस्टली हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एक्टिव वॉइस दे रखी होगी, उसे पैसिव वॉइस में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेंटेंस मंकीज एडोर बनानास. ठीक है, तो मंकी एडोर कर रहा है बनानास को. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट है विच इज एक्टिंग अपॉन इट्स वर्ब. ही इज एडोरिंग बनानास. तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास सेम ही रहा, सब्जेक्ट वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, कि किस चीज को वो एडोर कर रहा है. इफ ही इज एडोरिंग तो वो किस चीज को कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट बन गया. ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर रहता है, जिसके अंदर हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं. ठीक है, एंड इफ यू नीड टू रिमेंबर एक्चुअली कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, तो नाइकी का जो स्लोगन है जस्ट डू इट टाइप्स. ठीक है, तो जस्ट डू इट, उसके अंदर सिर्फ डूइंग डूइंग एंड डूइंग होता है. ठीक है, वो दैट इज द एक्शन. एक्शन उसके अंदर बहुत ज्यादा होता है और उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन रहता है, बहुत ही डायरेक्ट है. देन मंकी इज एडोरिंग द बनानास. द कैशियर इज काउंटिंग, द कैशियर काउंटेड द मनी, कि उसने कर लिया, काउंट कर लिया है उसने. ठीक है, एंड द डॉग चेज्ड द स्क्विरल. ठीक है, तो ये काफी डायरेक्ट एंड क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ठीक है क्या हो रहा है इन एक्टिव वॉइसेस के अंदर. ओके, उसके अपोजिट में वी हैव पैसिव वॉइसेस. ठीक है, पैसिव वॉइस का मतलब होता है यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो उस वर्ब एक्शन को रिसीव कर रहा है, ले रहा है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो उल्टा हो जाता है. वी हैव ऑब्जेक्ट फर्स्ट, देन द वर्ब एंड देन द सब्जेक्ट. ठीक है, फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशंस आ जाती हैं इसके अंदर. ठीक है, कि कहाँ पे हो रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे था एक्टिव वॉइस में मंकीज एडोर बनानास. तो नाउ वी हैव बनानास आर एडोर्ड, किससे? बाय मंकीज. ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर उल्टा ही हो जाता है पूरा पैसिव वॉइस के अंदर. तो इसके अंदर हमारे पास वर्ब्स जो हैं, जो वर्ब यहाँ पे हमने यूज किया है एडोर, ठीक है, उसका पास्ट टेंस में चला जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, विच इज बनानास आर एडोर्ड. द मनी वॉज काउंटेड बाय द कैशियर. और मोस्टली बाय हमारे पास प्रपोजिशन में बाय जरूर आता है पैसिव वॉइस के अंदर, इसलिए मैंने वो ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट कर रखा है. ठीक है, द स्क्विरल वाज चेज्ड बाय द डॉग. तो इसमें से सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखने हैं. एक्टिव में वी हैव सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. पैसिव के अंदर वी हैव ऑब्जेक्ट वर्ब preposition which is by. ठीक है, and then the subject. ठीक है, तो we have object bananas are adored which is a verb, by a preposition and then the monkeys which is a subject. ठीक है, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर दोनों का ध्यान में रखोगे तो जल्दी जल्दी कन्वर्ट हो पाएंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस. ओके, इसके और भी एग्जांपल्स हैं जो तुम्हें समझने में और हेल्प करेंगे. द रेड वंस आर द एक्टिव वॉइसेस and the green ones are the passive voices. ठीक है, so the hunter killed the lion, which is an active voice, which is a very direct and clear tone that hunter ने lion को मार दिया. Okay, then the second is the lion was killed by the hunter. ठीक है, तो हमारे पास preposition by भी है यहाँ पे. The lion was killed by the hunter, which is a passive voice. Okay, जिसमें हमारा जो object है वो पहले आ जाता है. ठीक है, जो लास्ट का वर्ड था वो पहले आ जाते हैं हमारे पास सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर. ठीक है, देन समवन हैज क्लीन द विंडोज. द विंडोज हैव बीन क्लीन्ड बाय समवन. ठीक है, तो आई गेव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे. ही वाज गिवन अ बुक फॉर हिज बर्थडे. ठीक है, और हमें पास्ट पार्टिसिपल यूज करना ही करना है. ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यूज हमेशा होगा
वो ध्यान में रखना है, ठीक है। दैट इज वाई यहाँ पे गेव हिम की जगह आ गया गिवन, ओके। ही वॉज गिवन अ बुक फॉर हिज बर्थडे। Someone sent her a check for 1,000 euros. She was sent a check for 1,000 euros. ठीक है, तो was आ जाएगा उधर। Past participle हमेशा यूज होगा in during the changes or when you are changing active voice into passive voice, ठीक है। उल्टा भी आ सकता है, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करना। सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखोगे तो ज्यादा इजीली तुम्हें याद रहेंगी एक्टिव वॉइसेस एंड पैसिव वॉइसेस, ठीक है। ओके, the next topic is denotation and connotations. ठीक है, denotation connotation is actually the terms which you learn during or while you are reading poetries. ठीक है, तो poetry के अंदर ये दो terms आते हैं हमारे पास, denotations and connotations. ठीक है, तो this is just कि तुम्हारा concept clear हो कि दोनों की दोनों चीजें क्या है, ठीक है। तो denotation is the word जिसका direct meaning होता है, ठीक है, and connotation is the word which or a phrase which is associated with secondary meaning, जिसका कोई दूसरा मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। मतलब कि समथिंग जो वो वर्ड्स कुछ और ही सजेस्ट कर रहे हो, डायरेक्टली नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो दैट इज कॉनोटेशन, ठीक है। So and connotation obviously it depends on your context कि किस context में वो बात कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनल एसोसिएशंस, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, हमारे यहाँ पे एक वर्ड का कुछ और मीनिंग हो सकता है एंड किसी और कल्चर में उस वर्ड का दूसरा मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो डेनोटेशंस एंड कनोटेशंस के अंदर वही डिफरेंस होता है। डेनोटेशन मतलब दैट वर्ड हैज अ डायरेक्ट मीनिंग, ठीक है, एंड कॉनोटेशंस के अंदर सेकेंडरी मीनिंग निकल सकते हैं, वो इम्प्लाइड मीनिंग्स निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ पोयम विच मतलब आई गेस it's a children's poem which is a house and a home, ठीक है, जहां पे हमें डिफरेंस सबसे पहली बार बताया जाता है कि हाउस और होम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो हाउस और होम, उनके डायरेक्ट मीनिंग ऑब्वियसली दे हैव सिमिलर डेनोटेशंस, उनके डायरेक्ट मीनिंग सेम ही है। प्राइमरी मीनिंग क्या है? एक शेल्टर, ठीक है। होम का मतलब क्या है? इट इज अ शेल्टर। और हाउस का मतलब भी क्या है? इट इज अ बिल्डिंग जहां पे लोग रह रहे हैं, राइट। लेकिन वहां पे हमें कॉनोटेशन वाला मीनिंग बताया जाता है by showing the difference between a house and a home, कि home is a place जहाँ पे फैमिली रहती है या यहाँ पे you live with your loved ones, ठीक है, that makes a home. On the other hand, house is just a structure of buildings, ठीक है। तो connotation is the implied or the secondary meaning, ठीक है। I hope it is clear. It is similar like the words literal and metaphorical वाले, ठीक है। तो बहुत सिमिलर है, लेकिन ये टर्म्स भी तुम्हें पता होनी चाहिए, डेनोटेशंस एंड कॉनोटेशंस, ठीक है। दिस इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल एक्चुअली, अगर तुम्हें आइडेंटिफाई करने को आता है कि क्या इसमें कॉनोटेशंस एंड डेनोटेशंस कौन कौन सी हैं या कैसे हैं, ठीक है। सो द सेंटेंस व्हिच इज स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, ठीक है। तो स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, इट हैज अ डायरेक्ट मीनिंग दैट stars are actually twinkling in the sky. On the other hand, connotation के अंदर her brother's surprise visit to the party made her eyes twinkle with happiness. अब उसकी eyes सच्ची में twinkle नहीं कर रही है, but it is a connotation. It is showing that she is very happy, ठीक है, और she may have happy tears. That is why her eyes are tinkling, ठीक है, twinkling, not tinkling. Okay, so that is the main meaning जो मैं सबसे इजीएस्ट तरीके से तुम्हें समझा सकती हूँ बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन डेनोटेशंस एंड कॉनोटेशंस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एक्टिव पैसिव वॉइसेस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस के अंदर, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच बोथ आर वेरी डिफरेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच तुम्हें एक्चुअली पंक्चुएशंस के अंदर भी काम आती है कि हमें क्या बताना है। तो डायरेक्ट स्पीच जो होती है, इसके अंदर जो स्पीकर होता है वो रिपोर्ट कर रहा होता है एक मैसेज को ऑफ द स्पीकर, ठीक है, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम। तो अगर हम कोई स्टोरी लिख रहे हैं, ठीक है, एंड हम उस जो हमारे मेन एक्टर है या मेन कैरेक्टर है, ठीक है, उसके बारे में कुछ लिखना है कि वो कुछ कह रहा है, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्ट स्पीच के अंदर भी लिख सकते हैं। दैट इज माया सेड आई एम बिजी नाउ, ठीक है, तो वो कोलन्स के अंदर आ जाता है, माया सेड आई एम बिजी नाउ, तो वो डायरेक्ट स्पीच है which is reporting the message to the speaker in the exact words as
स्पोकन, एग्जैक्ट वर्ड्स के अंदर। इनडायरेक्ट स्पीच उससे एकदम डिफरेंस है, उससे एकदम अपोजिट है एक्चुअली, ठीक है, जिसके अंदर हम उस मैसेज को अपने वर्ड्स में बताते हैं, ठीक है। दैट फॉर एग्जांपल माया सेड आई एम बिजी नाउ, उसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा माया सेड दैट शी वाज बिजी देन, ठीक है। तो हमें उसके टोन से भी पता चलना चाहिए कि हमें कौन से टेंसेस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज करना है, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो माया सेड दैट शी वाज बिजी देन। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को एकदम डिटेल के अंदर पढ़ना है तो इसके काफी सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, काफी सारे रूल्स होते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई फैक्ट, अगर कोई फैक्ट हमने प्रेजेंट किया है या स्पीकर ने कोई फैक्चुअल चीज बोली है तो उसके अंदर टेंसेस चेंज नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माया सेड दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो दैट इज अ फैक्ट, ओके। तो उसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हमारे पास टेंसेस चेंज नहीं होंगे, ओके, बिल्कुल भी टेंसेस चेंज नहीं होंगे अगर कोई फैक्ट होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और अगर तुम्हें बाकी रूल्स भी पढ़ने हैं विच आर वेरी इजी विद एग्जांपल्स, उस लिंक के अंदर मैंने एक फाइल डाल रखी है विच एक्चुअली क्लियरली स्टेट्स द रूल्स फॉर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचेस। यू कैन गो, यू कैन रीड, यू कैन टेक अ प्रिंट आउट, ठीक है, ताकि तुम उसे डिटेल के अंदर पढ़ सको, ओके। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस के अंदर बहुत सारे टेंसेस भी आते हैं ऑब्वियसली, ठीक है, विच आई वाज जस्ट टेलिंग यू अबाउट कि अगर डायरेक्ट स्पीच जो है फॉर एग्जांपल आई लाइक आइसक्रीम, अगर वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो इट वुड बी चेंज्ड टू अ पास्ट टेंस। ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम। आई लाइक आइसक्रीम से क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही लाइक्ड आइसक्रीम। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर तो है तो आई एम लिविंग इन पेरिस, वो अभी रह रहा है पेरिस के अंदर, ठीक है। एंड जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे तो ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन पेरिस, ठीक है। तो डिफरेंट टेंसेस के हिसाब से डिफरेंट तरीके से इनडायरेक्ट स्पीचेस चेंज होती है। एक्टिव पैसिव की तरह ही तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं टू चेंज अ डायरेक्ट स्पीच इनटू एन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे डाल रखी है ताकि तुम्हें पता चले कि कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। तुम्हारी इंग्लिश, तुम्हारा राइटिंग स्टाइल्स, ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस पेपर। यू आर एक्चुअली लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो तुम इंग्लिश लैंग्वेज, उसके अंदर ग्रामर को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द रूल्स कि अगर, ठीक है, पास्ट सिंपल में कोई सेंटेंस है तो उसको कैसे चेंज करना है। आई बॉट अ कार, ही सेड ही बॉट अ कार। पास्ट सिंपल में है तो वो वहां पे टेंसेस इतने ज्यादा चेंज नहीं होंगे, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, आई वाज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, ही सेड ही हैड बीन वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, ठीक है। तो वैसे वैसे चेंजेस होंगे, तुम एग्जाम्पल्स से इनको लर्न कर सकते हो, पर अपने कंसेप्ट क्लियर रखने हैं कि कौन सी चीज क्या है और कैसे उसे पढ़ना है, ओके। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर फ्रेजेस एंड इडियम्स, ठीक है। इडियम्स मोस्टली आते हैं तुम्हें रिकॉग्नाइज करने के लिए या उससे सेंटेंस बनाने के लिए कि एक पर्टिकुलर इडियम से तुम कोई सेंटेंस बनाओ, उसका मीनिंग लिखो। तो इडियम्स जो होते हैं दे आर द वर्ड्स दैट हैज मेटाफोरिकल मीनिंग, नॉट द लिटरल मीनिंग बट द मेटाफोरिकल मीनिंग, ठीक है, विच हैज बिकम एक्सेप्टेड इन कॉमन यूसेज। वो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है, मतलब उसकी मीनिंग अब हमें लिटरल मीनिंग तो पता नहीं है लेकिन मेटाफोरिकल मीनिंग सबको याद होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट इज लाइक, आई डोंट नो द हिंदी वर्ड बट हिंदी में थोड़े से वो सैनिटाइज जो तुम्हारी मदर्स भी देती होंगी कि तुम चिकने घड़े हो गए हो, राइट। तो इट डज नॉट हैव अ लिटरल मीनिंग कि तुम एक्चुअली में एक घड़ा हो, राइट, बट इट हैज अ मेटाफोरिकल मीनिंग which is very common. तो idioms are those phrases जो बहुत common है and जिसके metaphorical meanings हैं, ठीक है। You can go and you can see different meanings, different idioms जो English के अंदर है। idioms बहुत important हो जाते हैं, जैसे कि cat got your tongue, it means that you cannot speak anymore, ठीक है। और snug as a bug in a rug, that is I want to snuggle in the bed, or I want to be very cozy, very warm in the bed, ठीक है। और go to the extra mile, it doesn't mean कि actually go to the extra mile or walk to the extra mile, it means that you make an extra effort, ठीक है। और I am feeling butterflies in my stomach, you are not actually feeling butterflies in your stomach but you are just feeling nervous, ठीक है। or to go down in flames, it means to fail spectacularly, I
went down in flames, ठीक है, बहुत गंदी तरह से बेसिकली you fail. और once in a blue moon means rarely, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है that तुम तो मुझे कभी कभी दिखते हो, rarely दिखते हो, ठीक है. I have seen him once in the blue, okay, तो it means rarely, कभी कभी. Okay, these are some of the most common idioms जो English के अंदर है. You can also look up more for more idioms, ठीक है. It is totally on you. Okay, then we have tone and register. ठीक है, tone and register basically is it is used जब आप लेटर्स लिख रहे होते हो कि आप किस टोन में किस रजिस्टर के अंदर लिख रहे हो. इन राइटिंग टोन का मतलब होता है एक ऑथर का एटीट्यूड, ठीक है, मतलब अगर वो कुछ चीज कंपोज कर रहा है तो व्हाट इज ही राइटिंग अबाउट. तो टोन और रजिस्टर दोनों के दोनों साइड बाय साइड काम करते हैं. रजिस्टर का मतलब होता है द लेवल ऑफ फॉर्मेलिटी, आप अपनी ऑडियंस किसके लिए लिख रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर राइटिंग अ लेटर, अगर तुम्हारे पास आता है राइट अ लेटर टू योर फादर, ठीक है, तो तुम एक फॉर्मल लेटर नहीं लिखोगे, तुम एक इनफॉर्मल लेटर लिखोगे, ठीक है. तो दैट डिफरेंस, जो वो डिफरेंस आ जाता है कि हम किसको कैसी चीज लिख रहे हैं, दैट इज टोन एंड रजिस्टर, ठीक है. टोन ऑब्वियसली इट इज नॉट द वॉइस, ठीक है. यहाँ पे राइटिंग के अंदर हम टोन्स जो है वो वॉइस नहीं होती कि किस टोन में बोल रहे हो, ठीक है. रादर इट इज द एटीट्यूड कि तुम किस एटीट्यूड से लिख रहे हो, इन द सेंस कि हम फॉर्मल लिख रहे हैं या हम इनफॉर्मल लिख रहे हैं, हम किस चीज में रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है. तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन टोन एंड रजिस्टर्स. एंड इट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक जो तुम्हें अकेडमिक एसेज वगैरह में काम आता है लिखना, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक ऐसे लिख रहे हो, ठीक है, तो यू आपका टोन एंड आपका रजिस्टर कैसा रहेगा ड्यूरिंग वाइल राइटिंग दैट ऐसे, ठीक है. तो if you're writing an essay to be published in a magazine, अगर वो मैगजीन में पब्लिश होने वाला है तो उसके अंदर तुम बहुत ही कॉमन वर्ड्स नहीं यूज कर सकते, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर राइटिंग अ डायरी एंट्री, तो तुम उसके अंदर पर्सनल वर्ड्स यूज कर सकते हो. दैट इज टोन एंड रजिस्टर. ये तुम्हारे बहुत ही मेंटल एक्सरसाइज की तरह होती है टोन एंड रजिस्टर्स, ठीक है, विच इज ऑल्सो अगेन वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यस, राइटिंग के अंदर वाइल राइटिंग एनीथिंग, any essay, any article, it becomes important. And ये practice से ही basically काम आती है, which is your very general knowledge एक type से, ठीक है. Then the last of the topics is punctuations, ठीक है. Punctuations, I know it is important, obviously जितने भी full stops, commas, apostrophes, ये सारे के सारे आर द पंक्चुएशंस, यानी कि मार्क्स होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है, जो तुम्हें जरूरी है. ये तुम्हारे ओमिटिंग के अंदर, इफ यू कैन बी गिवन अ पैराग्राफ जिसके अंदर बोले कि यू नो ओमिट इट एंड या एडिट इट, जब तुम्हें एडिटिंग आती है तो एडिटिंग के अंदर हम मोस्टली पंक्चुएशंस देखते हैं, स्पेलिंग्स देखते हैं, ठीक है. तो एडिटिंग के अंदर पंक्चुएशंस बहुत काम आती है. सो यू शुड नो कि पंक्चुएशंस कौन से मार्क्स कब यूज होते हैं, कॉमा कब यूज होता है, हाइफन कब यूज होता है, ये सारे के सारे पंक्चुएशन मार्क्स पता होने चाहिए. एटलीस्ट कॉमन वंस शुड बी नोन, ठीक है. तो आई विल बी टचिंग अपॉन दोस टॉपिक्स आल्सो, which is first कि यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स. अब कई सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि दिस इज वेरी कॉमन नॉलेज कि एक कैपिटल लेटर इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, बहुत कॉमन है, राइट, सबको पता होता है, एंड एवरीबॉडी डज दैट. बट दूसरी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि और जगह पे हम कैपिटल लेटर्स कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है. क्योंकि काफी सारे बच्चे जो पेपर लिखते हैं तो उसके अंदर कहीं पे भी कैपिटल लेटर बना देंगे, ठीक है, या सम हैव द हैबिट कि पूरे सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स वो शुरू कर रहे हैं वो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स से शुरू हो रहे होंगे. इट इज नॉट द केस. यू हैव टू राइट, जब आप लेटर लिख रहे हो, जब आप कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तो प्रॉपर पंक्चुएशंस यूज करनी है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है. अगर तुमने कैपिटल लेटर्स जहां पे यूज होने हैं वहां पे नहीं किए तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है, ये कॉमन है. एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट तुम्हें राइटिंग के अंदर एटलीस्ट इतना पता हो कि कैपिटल लेटर्स कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है. तो ऑब्वियसली बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस के अंदर हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं एटलीस्ट. फॉर एग्जाम्पल, द बियर इन द जू वॉज अ बिग वन, ठीक है, तो यहाँ पे द में हमने टी कैपिटल करा है, ओके. देन हम प्रॉपर नाउन्स के साथ, जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनके साथ हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं. प्रॉपर नाउन का मतलब होता है स्पेसिफिक चीजों के लिए, ठीक है, जैसे कि ऑन सैटरडे मॉर्निंग, तो यहाँ पे सैटरडे जो है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर आएगा, बिकॉज इट इज स्पेसिफिक कि सैटरडे, ऑन सैटरडे मॉर्निंग वी हैव इंटर स्कूल सॉसर मैच, ठीक है. तो इंटर
schools awesome मैथ ये पूरा का पूरा कैपिटल लेटर्स के अंदर आया है फर्स्ट वर्ड्स इनके, बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन्स. ओके, आई एम सॉरी, मेरा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. Okay, so we were doing capital letters. ठीक है, हमने capital letter किया था. That capital letter is used with proper nouns. Proper nouns मैं बता रही थी फिर से कि वो बहुत ही specific होते हैं. ठीक है, इसको तुम याद कर सकते हो with the two. There are two nouns. First of all, पहले nouns क्या होते हैं? ठीक है, जो तुमने गेम खेली होगी, name, place, animal, things. That are nouns. ठीक है, तो nouns के अंदर proper nouns होते हैं एकदम specific. There are two types of nouns: common nouns and proper nouns. Common is common for everything. For example, books is a common noun. ठीक है, but mathematics books और English book is a proper noun क्योंकि वो specific है. तो proper nouns जो है वो capital letter से शुरू होंगे, including your name also. ठीक है, तुम्हारा नाम भी proper noun है तो it would be starting with the capital letter. ठीक है, then there are pronouns, that is I जहां पे भी जिस भी पूरे के पूरे सेंटेंस में तुम I लिख रहे होगे, it would be written in a capital letter. ठीक है, I कभी भी स्मॉल लेटर के अंदर नहीं लिखते हैं. प्लस ऑब्वियसली कैपिटल लेटर इज यूज्ड विद एडजेक्टिव्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन, जो प्रॉपर नाउन के बारे में ही आगे कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट टॉम्स. ठीक है, मोस्ट टूम्स. अब यहाँ पे टूम्स जो है, टूम्स बहुत सारे होते हैं, इट्स अ कॉमन नाउन. ठीक है, तो बहुत सारे टूम्स होते हैं, तो हमने टूम्स को कैपिटल लेटर में नहीं लिखा है. ठीक है, तो मोस्ट टूम्स ऑफ द मुगल एरा. अब हम एक स्पेसिफिक एरा की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एज की बात कर रहे हैं, विच इज मुगल. तो मुगल्स को हम कैपिटल लेटर के अंदर लिखेंगे. वर इंस्पायर्ड बाय पर्शियन आर्किटेक्चर. और पर्शियन आर्किटेक्चर भी वेरी स्पेसिफिक, इट इज एन एडजेक्टिव. ठीक है, मुगल एरा के बारे में ही बता रहा है, इस प्रॉपर नाउन से ही वो डिराइव हो रहा है कि इट इज इंस्पायर्ड बाय पर्शियन आर्किटेक्चर्स. तो पर्शियन भी हमारे पास कैपिटल लेटर के अंदर आएगा. ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैपिटल लेटर्स तुम अपने सेंटेंसेस के अंदर कहाँ कहाँ यूज कर रहे हो. ठीक है, एंड इट ऑब्वियसली इट इज वेरी मच मास्टर्ड बाय प्रैक्टिस. तो तुम लोग फ्री राइटिंग कर सकते हो. ठीक है, फ्री राइटिंग, अगेन टेलिंग यू, फ्री राइटिंग होती है 5 मिनट्स की एक्सरसाइज. जैसे कि तुम्हारे दिमाग में जो चीजें आ रही हैं, इट इज एक्चुअली यूज्ड टू enhance your vocabulary, enhance your writing skills. ठीक है, and your English also. तो during those 5 minutes you can write anything you want, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, without picking up the pen. ठीक है, मतलब कि पेन को अगर तुम एक बार लिखना शुरू कर रहे हो तो उस पेन को हटाना नहीं है, जो जो दिमाग में आ रहा है you keep on writing that. That is free writing. जो तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, you can write it for 5 minutes. ठीक है, तो use of capital letters is a part of punctuation, very important part. ये 4 rules ही हैं जो तुम्हें याद रखने हैं during the use of capital letters. ठीक है, then there are punctuation marks, obviously full stop. When you end a sentence, you put a full stop after that. ठीक है, then there is question mark. Question mark, हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आता है. Exclamation marks जो होते हैं, they are used to express sudden emotions. जैसे कि oh really, जब तुम थोड़े से शॉक में होते हो. ठीक है, अपने इमोशंस को एकदम सडनली वाले इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए you put an exclamation mark after that. ठीक है, then quotation, या जिसको बोलते हैं हम स्पीच मार्क्स, या जिसको बोलते हैं हम डबल कोट्स. ठीक है, डबल कोट्स हम क्यों करते हैं? इट इज बेसिकली टू टेल, जैसे कि हमारी डायरेक्ट स्पीच जो होती है ना, उसको हमेशा हम डबल कोटेशंस के अंदर लिखते हैं कि इट इज यूज्ड एट द बिगनिंग और द एंड ऑफ द फ्रेज. एक सेंटेंस के बिगनिंग और एंड दोनों में यूज होता है. दैट इज बीइंग रिटन exactly as it was originally said. जैसे का जैसा कहा था वैसे का वैसा हमें लिखना है, तो हम उसे कोटेशंस के अंदर लिखते हैं.
ठीक है, अगर हम कहीं से किसी के फेमस कोट्स जो हम लेते हैं, राइट, डेली कोट्स जो स्टेटस के ऊपर डालते हैं, तो अगर हमने कहीं से लिया होता है तो हमें उसका नाम के साथ साथ कि ये किसने बोला है, उसके अलावा जो बोला हुआ है वो भी हम कोटेशंस में, डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हर कोटेशन के बाद जो पूरा सेंटेंस डबल कोट्स हम खत्म कर दे, उसके बाद एक कॉमा लगाना होता है हमेशा, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट immediately after closing the quotation marks you have to put a comma, ठीक है, कॉमा या फुल स्टॉप। अगर आगे कुछ सेंटेंस कंटिन्यू नहीं करना तो यू हैव टू पुट अ फुल स्टॉप, अगर सेंटेंस कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो यू हैव टू पुट अ कॉमा। Okay. Then there is comma. Comma हम कब यूज करते हैं? Obviously it has a much shorter pause to it, ठीक है। कॉमा हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, हम या किसी चीज को डिवाइड करने के लिए हम कॉमाज यूज करते हैं। जब हम लिस्ट बना रहे हो तो हम कॉमा 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 डालते हैं, ठीक है। देन देयर आर कोलन्स, ठीक है, जो हम जब समराइज कर रहे हो या किसी लिस्ट को हम नीचे पैराग्राफ्स में लिस्ट बना रहे हो तो हम कोलन्स डालते हैं, दैट इज 2 डॉट्स, ठीक है। देन देयर इज सेमी कॉलन विच इज ग्रेटर पॉज, ठीक है, ऑब्वियसली, एंड वो दो सेंटेंसेस को अलग करता है। एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, यानी कि वो सेंटेंस अपने आप में ही पूरा का पूरा कंप्लीटेड है, और एक कंपाउंड सेंटेंस होता है, यानी कि उस सेंटेंस के बेसिस पे ही दूसरा सेंटेंस बन रहा है, तो हम सेमीकोलन डालते हैं बीच में और फिर उस सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। एंड ब्रैकेट्स ऑब्वियसली टू गिव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, जब भी हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो हम उसे ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ठीक है। So these are some examples obviously, ठीक है। colons के अंदर जैसे example होगा, comma, full stop, इन सब के examples तुम्हें already पता है, so I would be concentrating on few of them. For example, quotation marks, I am very tired, she said, ठीक है। and colons, Samuel plays for sports, volleyball, sports, colons, volleyball, comma, saucer, comma and tennis, ठीक है। जब हम एंड भी कर रहे होते हैं अपनी लिस्ट को तो हम एक कॉमा डालते हैं और उसके बाद ही एंड लिखते हैं, एंड टेनिस, ठीक है। तो these are some examples of some of the various punctuation marks which you can see, ठीक है, and you can obviously also search about them, punctuation marks के बारे में, but जो पीछे मैंने बताए हैं they are the most important ones जो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है। okay, which हाँ, then we will come to the exam pattern कि आपके एग्जाम में आता क्या क्या है, ठीक है। The pattern is similar to your previous papers, ठीक है, जब आपने इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश ए का पेपर जो दिया होगा, it is very similar to that, but again I am telling you वो सिर्फ आपके concepts, क्योंकि obviously syllabus is different, तो आपके concepts clear होने चाहिए और वो concepts के ऊपर questions पूछते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे essay writing and SOP डायरी इन सब के बारे में पढ़ा था, तो they can ask you, they will be giving you unseen passages to test your reading skills, to test your vocabulary skills, synonyms, antonyms पूछ सकते हैं। comprehensions जो होते हैं वो तुम्हारे then unseen passages के अंदर ही comprehensions भी आ सकते हैं, to test your literary form and contextual knowledge जो हमने पढ़े हैं, जो हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन सब की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपके कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे, ठीक है। देन देयर इज योर कॉम्पोजिशन स्किल्स, ठीक है, जिसके अंदर तुम्हें कुछ भी लिखने को बोल दिया जाएगा, लेटर राइटिंग आ सकती है, एसे राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, तो उन सब के फॉर्मेट्स वो भी हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एक क्लास के अंदर हम थोड़ा सा टाइम देंगे उस चीज को कि मैं तुम्हें सारे एटलीस्ट फॉर्मेट्स क्लियर करवा सकूं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट में बहुत ज्यादा गलतियां आती है बच्चों की जो पेपर में करते हैं वो, ठीक है, एंड स्पेसिफिकली लेटर्स के अंदर, क्योंकि लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो आते हैं, ठीक है। एंड यू नीड टू नो कि फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर एक तो लिखते कब हैं और उनके फॉर्मेट दोनों के बहुत अलग होते हैं, ठीक है। जॉब एप्लीकेशंस के फॉर्मेट अलग होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिशन स्किल्स आती हैं, ठीक है। देन योर एकेडमिक राइटिंग फॉर्मेट्स, करेक्टिंग द साइटेशंस, बिब्लियोग्राफी, ये वाले क्वेश्चंस भी आएंगे क्योंकि तुम्हारा यूनिट 5 है विच इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। जब भी हम कहीं से कोई सोर्स ले रहे होते हैं तो अपने सोर्स को मेंशन करना होता है, तो कौन से फॉर्मेट्स में कैसे साइट करते हैं, साइटेशंस कैसी होती है, बिब्लियोग्राफी कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो सब आ सकता है। एंड ऑब्वियसली सेकंड पार्ट में तुम्हारा ग्रामर पोर्शन आएगा इन द एग्जाम, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अब जितना भी हमने ग्रामर में करा है एंड द एग्जाम पैटर्न,
yeah, if you have any problem regarding that, then you can ask the questions, okay, and I will be answering you now because I guess 15-20 minutes बचे हैं. Before that, obviously there is that intention, ठीक है, आपका जो 1 दिसंबर को क्लास है, जो नेक्स्ट क्लास होनी है, ठीक है, it would be preponed, ठीक है, I will be taking the class on Sunday instead, which is 29th November at 2 PM, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की ही हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे उसके अंदर, ठीक है, तो इट वुड बी ऑन 29 नवंबर 2 PM. फिर भी अगर कोई चेंजेस होते हैं तो, ठीक है, आई विल बी कॉन्टैक्टिंग सम ऑफ द स्टूडेंट्स अबाउट इट, ठीक है, और वो जो आपका एक्सेस लिंक है विच वाज ऑन द फर्स्ट पेज, ठीक है, ये जो आपका एक्सेस लिंक है इसके ऊपर, वरना मैं एक कुछ I will just post the information as a notification, ठीक है, I will just post it here on the link, क्योंकि ये लिंक ऑलमोस्ट सारे बच्चों के पास है, तो प्लीज एक दिन पहले आई रिक्वेस्ट यू कि सैटरडे को एक बार चेक कर लेना कि तुम्हारी क्लासेस कब है. आई विल बी टेकिंग इट ऑन संडे, अगर नहीं होता है तो फिर सेकंड, वरना तो ठीक है, वरना 2 दिसंबर को होगा, बट द क्लास वुड नॉट बी हैपनिंग ऑन 1 दिसंबर, ठीक है, तो आई विल बी रीस्केड्यूलिंग इट. तो मोस्टली मेरे हिसाब से आई विल बी टेकिंग द क्लास ऑन 29 नवंबर at 2 PM. टाइमिंग सेम है, बस डेट चेंज करी है मैंने, ठीक है, एंड उसके अलावा भी अगर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो आई विल बी पोस्टिंग द नोटिफिकेशन ऑन दिस लिंक, ठीक है, तो इस लिंक को प्लीज एक दिन पहले एक्सेस कर लेना, दैट वुड बी ऑन सैटरडे, ओके. ओके, सो अब लेट मी जस्ट look at some questions. See, I will not be providing my mobile number, but you can ask questions on my. आप उसके ऊपर questions पूछ सकते हो आराम से. Yeah, just give me a second. Okay. Can you not hear me? मैंने पूरी क्लास दे दी. PDFs are downloadable. Okay, PDFs जो हैं आपके एक्सेस लिंक के ऊपर, they are downloadable. तो प्लीज उसको एक बार डाउनलोड करके देखो, अदरवाइज इट वुड बी नॉट अ प्रॉब्लम. अगर नहीं भी होता है तो एटलीस्ट ट्राई वंस. आई विल सजेस्ट कि तुम लिंक अपने लैपटॉप से खोल लो, ठीक है, दैट वुड बी मच मोर फीजिबल एंड इजी फॉर यू गाइस, ठीक है. Yes, this is the class for English language through literature. Idioms मैंने ऑलरेडी समझाया है, जो तुम्हारे आई जस्ट गॉट टू नो, जो तुम्हारे मुहावरे होते हैं दैट आर इडियम्स, ठीक है, तो तुम इंग्लिश इडियम्स जाके देख सकते हो, यू कैन गूगल इट, ठीक है, कि इडियम्स कौन कौन से होते हैं. मैंने बहुत ही कॉमन इडियम्स शेयर करे थे, विच इज लाइक बटरफ्लाइज इन माय स्टमक, व्हिच मींस दैट यू आर वेरी नर्वस, या तुम टेंशन में हो, ठीक है, तुम बहुत खुश भी हो तभी भी, ठीक है, सो देयर इज दैट. Yes, you can ask me questions जब क्लास ना भी हो रही हो. You can message me on the Teams app, ठीक है, आप आराम से मैसेज कर सकते हो, okay. My details I guess are, मतलब तुम्हें दिख रही होंगी मेरी डिटेल्स, if you click on my name, ठीक है, तो तुम्हें डिटेल्स भी दिख जाएंगी आराम से. फॉर्मेट्स आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, फॉर्मेट्स के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है बताने में भी, ठीक है, तो जितने भी फॉर्मेट्स है, लेटर के फॉर्मेट्स, रिपोर्ट के फॉर्मेट्स, वी विल बी कवरिंग दैट, बट पहले हमारी प्रायोरिटी इज टू कवर द होल सिलेबस,
ठीक है, जब हम एकेडमिक एसेज या एकेडमिक राइटिंग के ऊपर आएंगे तब हम सारे के सारे फॉर्मेट क्लियर करेंगे, ठीक है, बिकॉज तब थोड़ा मोर ज्यादा सेंस बनाएगा जब हम ऑलरेडी एकेडमिक राइटिंग्स कर रहे होंगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास फॉर्मेट्स भी उसी वक्त आ जाएंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। यस, तो तुम्हारे जो पेपर पैटर्न मैंने शेयर किया था दैट वुड बी इन 2 पार्ट्स मतलब मैंने डिवाइड करें, ठीक है, लेकिन तुम्हारा ग्रामर सेक्शंस में से क्वेश्चंस आते हैं एंड द अनसीन पैसेजेस एंड द राइटिंग सेक्शन, क्योंकि वो तुम्हारा वोकैबुलरी, राइटिंग, रीडिंग, ठीक है, एंड ग्रामर, ये चारों के चारों पॉइंट्स दे वुड बी चेकिंग, ठीक है, तो उस हिसाब से ही वो उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चंस बनाएंगे। सी ओके, तो मेरा आईडी तुम्हारे पास होगा, ठीक है, यू कैन लुक एट माई आईडी, आई गेस मुझे मेरा आईडी खुद ही नहीं पता, yes it is faculty en00806@sol.du.ac.in, ठीक है, तो तुम मेरे ईमेल आईडी को इधर देख सकते हो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप पे, ठीक है, व्हेन यू क्लिक ऑन माय नेम और जस्ट मतलब क्लिक भी नहीं, थोड़ी देर कर्सर को उधर ही रखोगे तो यू विल नोटिस एंड तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, एंड आई गेस इट इज वेरी इजी बिकॉज बहुत सारे बच्चे बीच बीच क्लास के बीच में मैसेज करते हैं, ठीक है, तो यू कैन मैसेज मी देयर, ओके, बाकी तुम्हारा लिंक के ऊपर सब कुछ दे ही रखा है, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, एंड इवन इफ यू गाइज हैव अ प्रॉब्लम कि आप संडे को क्लासेस नहीं ले सकते हो तो डू लेट मी नो, अभी बता दो कि अगर तुम्हें क्लासेस में भी कोई डिफिकल्टी है, वरना मैं संडे को क्लास लूंगी विच इज ऑन 29th November, ठीक है, the class timings are same, ठीक है, we would be starting unit 4 which is fiction, exploring fiction and novella, okay, और कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो, यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम द ग्रामेटिकल पार्ट, आई डोंट नो व्हाई, आई गेस ग्रामर इतनी ज्यादा क्लियर है तो फिर इट्स वेरी नाइस। phrases are sentences, छोटे छोटे सेंटेंस, ठीक है, phrases idioms ये जो होते हैं, I'm feeling butterflies in my stomach, तो butterflies in my stomach is a phrase, it's a sentence, ठीक है, which is an idiom, ठीक है, जिसका मतलब होता है that you are feeling nervous or I am feeling nervous, ठीक है, the class timings for Sunday is 2 PM, ठीक है, क्लास का टाइम एकदम सेम है 2 बजे ही, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, बट द क्लास इज शिफ्टेड फ्रॉम ट्यूसडे टू संडे, ठीक है, वो फर्स्ट को नहीं है, ऑन 29th November इट वुड बी, आई विल बी टेकिंग द क्लासेस, ठीक है, ओके, एंड अगर फिर भी कोई चेंजेस आते हैं तो आई कैन कन्वे दैट टू सम ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, थोड़े से बच्चों को मैं कन्वे कर सकती हूँ जिन्होंने मुझे मैसेज करे हुए हैं एटलीस्ट, ठीक है, तो उनको मैं कन्वे कर सकती हूँ, वरना आई विल बी पोस्टिंग दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन ऑन दैट एक्सेस लिंक, ठीक है, तो तुम उसको एक्सेस कर सकते हो, इस क्लास के बाद ये वाली पूरी स्लाइड भी उसके ऊपर चले जाएगी, ठीक है, ऑन द लिंक, तो वहां से तुम डाउनलोड कर सकते हो, इट इज वेरी फीजिबल, तुम लैपटॉप से डाउनलोड करो, ठीक है, या तो मैंने बस तुम्हें नोटिफिकेशन फिर से दिखानी थी, यस, एनीथिंग एल्स? नहीं, 1 दिसंबर को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर की क्लास नहीं होगी, जो तुम्हारी मोस्टली स्केड्यूल्ड है ऑन 1 दिसंबर, वो वाली क्लास नहीं होगी, उसको मैंने रीस्केड्यूल कर दिया है, प्रीपोन कर दिया है टू संडे विच इज 29th November, ठीक है, बाकी सारी क्लासेस होंगी तुम्हारी फर्स्ट को ही, लेकिन सिर्फ एक क्लास जो मेरी वाली क्लास है दैट वुड बी ऑन संडे इंस्टेड, ठीक है,
ओके, एनीथिंग एल्स यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड, जो तुम्हारे पुराने यूनिट्स हैं उसके अंदर से भी कोई क्वेश्चंस हो तो यू कैन आस्क, ठीक है? कोई कंसेप्ट है जो क्लियर ना हो पा रहा हो, यू कैन आस्क ऑब्वियसली. Memos we haven't covered memos. Memos are the reminders. रीना राना, या मेमोज आर द रिमाइंडर्स कि तुम्हें एक मेमो देना है, ठीक है? ओके, तुम्हारे क्वेश्चंस टोटल इन द एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली देयर आर 6 क्वेश्चंस. ऑप्शंस भी दे सकते हैं, ठीक है? ऑप्शंस भी है एंड देयर वुड बी ऑप्शन कि तुम्हें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? एग्जाम पैटर्न अभी तक इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा एक्सप्लिसिटली नहीं बता रही हूँ, ठीक है? बट यस, एंड देयर इज ओनली माय क्लास ऑन 29th, और बाकी सारी क्लासेस के टाइमिंग्स आर द सेम. Just for this one class I am rescheduling it, ठीक है? उसको reschedule किया जा रहा है. I cannot take the class on 1st December, so I am gonna take the class on Sunday, which is 29th November, ठीक है? क्योंकि अगर मैं reschedule नहीं करूंगी तो that class would be cancelled, और I don't want to cancel it क्योंकि तुम्हारा syllabus फिर पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो हम fictions का introduction उस class के अंदर करेंगे, which would be on 29th, ठीक है? phrases I have already explained. phrases क्या होते हैं? phrases का मतलब होता है sentences, short sentences, ठीक है? मतलब sentence एक बहुत लंबा सा होता है but it is short. okay, you will, आपके कैलेंडर के अंदर पूरा का पूरा आ जाएगा rescheduling जो पूरा है, ठीक है? वो तुम्हारे कैलेंडर के अंदर आ जाएगा. the same way you join this class, it would be the same, क्योंकि क्लास Microsoft Teams पे ही हो रही है, ठीक है? यस, तुम्हारे डैशबोर्ड पे लिंक शेयर हो जाएगा ऑफ द क्लास, ठीक है? इट इज जस्ट कि देयर इज नो इसीलिए बता रही हूँ कि तुम्हारी संडे की क्लास होगी सिर्फ एक बारी. 1st December वाली क्लास विल बी हेल्ड ऑन संडे 29th November, ठीक है? That is not clear कि आपके ओपन बुक होंगे, but yes, it does look like कि आपके ओपन बुक एग्जाम्स होंगे. Okay, I would suggest कि आप उस लिंक को खोलो with on your laptops, ठीक है? वो थोड़ा easy होगा तुम्हारे लिए, ठीक है? तो let me just show you how. Okay, so okay, I believe you can see my screen now, ठीक है? तो मेरा पूरा स्क्रीन देख सकते हो. तो I'm gonna click on this link, ठीक है? It would take me to the following. Wait, या तो ये मुझे पूरा का पूरा एक ड्राइव पे लेके जाएगा, जो तुम्हें भी लेके जाएगा, एंड यू हैव द ऑप्शन टू डाउनलोड फ्रॉम हियर, ठीक है? इट इज इजीली डाउनलोडेबल. इफ आई एम क्लिकिंग ऑन देम, इट इज डाउनलोडेबल. ओके, तो तुम्हारे पास पूरे के पूरे सारा का सारा मटेरियल आ जाएगा. यू हैव पोएटिक डिवाइसेस, योर सिलेबस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स जो मैंने कहा था इधर मिलेंगे, ठीक है? ऑल द नेसेसरी एलिमेंट जो तुम्हें जरूरी है, प्लस द पीडीएफ्स तुम्हारे सिलेबस के लिए. पोइट्री की यूनिट्स, एक्सप्लोरिंग ड्रामा यूनिट 3, यूनिट 1, वो सारा का सारा इधर है, ठीक है? तो आई गेस इट इज क्लियर नाउ कि कैसे खोलना है उसे. अपने लैपटॉप से खोलोगे तो ज्यादा जल्दी हो पाएगा, ओके? ज्यादा अच्छे से हो पाएगा. Yes, this is the class for English literature. English language through literature is the whole name of the class. I don't know, class के end में ये वाले questions पूछने के नहीं होते हैं. Okay, this is the English language through literature. आपके जो अपने subjects choose करें, आपको उसी के classes dashboard में आते हैं. Okay. You cannot see the recorded lectures yet. Recorded lectures will be published by SOL on the site. ठीक है? वो आपको साइट पे ही मिलेंगे. ये वाला लिंक सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है because there is no specific group, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है? तो just because ताकि तुम्हें मटेरियल मिल जाए, ठीक है?
तो उस मटेरियल लेने के लिए मैंने पूरा का पूरा लिंक बनाया है जिसके अंदर तुम्हारा सारा स्पेसिफिक जितनी भी तुम्हें चीजें चाहिए एवरीथिंग वुड बी देयर, इंक्लूडिंग योर सिलेबस, इंक्लूडिंग ऑल द यूनिट्स जो मैंने खुद डाउनलोड करी है एसओएल की साइट से, ठीक है, वो सारी की सारी चीजें वुड बी देयर, बट नॉट द रिकॉर्डेड लेक्चर्स बिकॉज दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड बाय एसओएल। तो वो तुम्हें सीधा साइट पे मिलेगा आफ्टर द एंड ऑफ योर क्लासेस, जब क्लासेस खत्म हो जाएगी उसके बाद। You do not have to buy any book for English language through literature because already सब कुछ covered है. When you are getting everything, तो तुम्हें books खरीदने की जरूरत नहीं है. It would be a waste and you will be confused. ठीक है, तो books नहीं खरीदो, ज्यादा better रहेगा. ठीक है, obviously it is your choice, मतलब मैं नहीं कह रही कि मत ही खरीदो, ठीक है, बट यस जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ उस लिंक के ऊपर है, तो इट इज नॉट दैट मच नेसेसरी आई वुड से, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर तुम्हें खरीदनी है तो यू कैन गो, यू कैन आस्क कि आपकी थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर बुक कौन सी है, दे वुड गिव इट टू यू, ठीक है, बट यस उस बुक के अंदर आई विल टेल यू कि the book you would get would be I guess Amar and Sons, ठीक है, and उसके अंदर vocabulary and grammar portions are not touched upon, तो तुम्हें वो वाली स्लाइड्स आज की क्लास के बाद उस लिंक के ऊपर मिल जाएंगी, ठीक है। सी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स मैं समझा दूं, बट दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। आपके जो ग्रामर पोर्शन, ग्रामर टॉपिक्स जो सिलेबस के अंदर है इस टाइम थर्ड सेमेस्टर के, सिर्फ वो ही करो, ठीक है, उसके अलावा जो तुम्हें नॉर्मल बेसिक चीजें पता होनी चाहिए उतने करने। मॉडल्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स वुड नॉट कम इन योर पेपर, ठीक है, जो तुम्हारे सजेस्टेड रीडिंग्स के अंदर या यूनिट्स के अंदर जो ग्रामर पोर्शन सजेस्टेड है सिर्फ वो उतना ही करना है आप लोगों को। Okay, somebody just asked me what is the major difference between direct and indirect speech. As I've already told you that direct speech जो होती है वो हम एक इंसान ने जो जो कहा है exact words के अंदर बता देते हैं with quotation marks, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम उसे अपने तरीके से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई एम टेलिंग यू कि आज की क्लास जो 1 दिसंबर की जो क्लास है इट वुड बी रीस्केड्यूल्ड, ठीक है, जब तुम अपने फ्रेंड्स को बताओगे यू कैन टेल इट इन एन इनडायरेक्ट स्पीच और इन अ डायरेक्ट स्पीच, ठीक है, यू कैन टेल इट कि यू नो मैम सेड दैट द क्लास फॉर जो मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स है दैट द क्लास फॉर ऑफ 1 दिसंबर इज रीस्केड्यूल्ड ऑन 29 दिसंबर और 29 नवंबर, ठीक है, तो या तो तुम ऐसे बता सकते हो और यू कैन जस्ट से इन अ वेरी इनडायरेक्ट वे, ठीक है, कि मैम ने कहा है कि मतलब मैम हैज सेड दैट द क्लास दैट had to be held on 1st December will be on 29th November, ठीक है, तो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब इतना मेन भी नहीं, इसलिए डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट होता है, जो बोला गया है वैसा का वैसा तुम उसे रिपीट कर रहे हो, ठीक है, इनडायरेक्ट के अंदर तुम अपने तरीके से रिपीट कर रहे हो। सी 29th को जो क्लास होगी इट वुड बी शोन ऑन योर डैशबोर्ड, ठीक है, वो मिल जाएगी तुम्हें अपने डैशबोर्ड के ऊपर। फिर भी अगर कोई चेंजेस होते हैं तो मैं लिंक के ऊपर एक नोटिफिकेशन डाल दूंगी, ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर ग्रुप टू मेक, ठीक है, ऑब्वियसली मेरे पास सबके नंबर्स नहीं है, तो मैं उस लिंक के ऊपर ही, दैट लिंक इज द ओनली वे आई कैन कॉन्टैक्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मैं उधर एक नोटिफिकेशन फिर भी डाल दूंगी क्लास के साथ कि क्लास की डेट क्या है, क्लास की टाइमिंग्स क्या है, ओके। I just explained direct and indirect speech and active and passive voices. See, okay, so हमने active passive voices बहुत ही पहले कर रहे थे, ठीक है, इसके अंदर डिफरेंस नहीं आएगा, तुम्हें कन्वर्ट करने को आ सकता है, ठीक है, तो एक्टिव वॉइसेस जो होती है उसको मैंने सिर्फ तुम्हें डिफरेंस ये समझाया था कि तुम उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर याद रखो, ठीक है। एक्टिव वॉइसेस जो होती है उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वी हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव अ वर्ब, ठीक है, एंड हाँ, वी हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव अ वर्ब एंड देन वी हैव एन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था ऑफ द थिंग विच वाज मंकीज एडोर बनानास। एडोर मतलब उन्हें बहुत प्यारे लगते हैं, राइट, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, सॉरी,
तो monkeys adore banana. This sentence is an active voice. ठीक है, इसमें doing मतलब doing जो word है, जो चीज हो रही है उसको highlight किया गया है. ठीक है, तो monkeys adore bananas is an active voice. On the other hand, we have the sentence bananas are adored by monkeys. तो हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो पहले रख दिया है अब. ठीक है, ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है. बनानास आर एडोर्ड बाय मंकीज. पैसिव वॉइस के अंदर हम बाय लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले. ठीक है, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है इन ड्यूरिंग एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस. ठीक है, okay, so this ends your lecture here. Okay, कोई भी नोटिफिकेशन होगी, आई एम अगेन टेलिंग यू, आई विल बी पोस्टिंग इट ऑन द लिंक. ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. आप मेरे नाम के ऊपर जस्ट अपना कर्सर रखोगे तो आपको वो ईमेल आईडी दिखा देगा. ठीक है, आई थिंक ऐसा ही होता है. सो आपको ईमेल आईडी दिखा देगा कि कौन सी टीचर ले रही है, तो आप उसके उनके लिंक को एक्सेस कर सकते हो और उधर से मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे मैसेजेस आ जाएंगे. कोई भी दिक्कत होती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर. आई एम एक्टिव ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. ठीक है, आई कैन आंसर यू देयर. कोई एग्जाम से रिलेटेड है, कोई टॉपिक से रिलेटेड है, यू कैन आस्क मी. ठीक है, सो आई होप ग्रामर पोर्शन इज क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट क्लास 29th November on Sunday at 2 p.m. Okay, be there. And we will be starting with unit 4, which is exploring fiction. हम fiction की introductory class रखेंगे कि हम उसके अंदर क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या topics cover करने हैं हमें उसके अंदर. ठीक है, तो एक introductory class होगी on 29th November. Okay, bye bye.